Welcome to Tathastu Institute of Civil Services. This is the Places in News series. In today's episode, we are going to discuss the places that were mentioned in news for the third week of December. So without wasting much time, let us directly begin with the first place. The first place that was in news was Nepal. Why was Nepal in news? Because the Nepal Army Chief visited India and had one-to-one meeting with Indian Army Chief. Now, without going into details of the meeting, we are only going to keep our discussion from geographical mapping point of view. So, let us first see the map of Nepal. Nepal, if you see, is a country in South Asia and it is surrounded by China in the north. Then, if you come to the eastern side of Nepal, there is an Indian state Sikkim. Moving ahead, if you come to the southeast, before we move to the south, in the southeast, the country is also touching the Indian state of West Bengal. Moving ahead, there is Bihar, there is Uttar Pradesh, and on the western side we have Uttarakhand. तो इसी को अगर हम लिख के देखें तो नॉर्थ में हमारे पास तिब्बत है, तिब्बत जो चाइना के पास है, ईस्ट में सिक्किम है, साउथ ईस्ट में वेस्ट बंगाल है, साउथ में उत्तर प्रदेश और बिहार है, एंड वेस्ट में उत्तराखंड है. तो अगर कंट्री वाइज देखें, नेपाल सिर्फ चाइना और इंडिया से ही घिरा हुआ है. इंडिया के अंदर वो अलग अलग प्रोविंसेस, अलग अलग स्टेट से सराउंडेड है. मूविंग अहेड, नेपाल की में कौन सी टाइप की गवर्नमेंट होती है? नेपाल इज कंसिडर्ड टू हैव फेडरल पार्लियामेंट्री रिपब्लिक. हम पहले भी समझ चुके हैं, रिपब्लिक का मतलब एक ऐसी कंट्री जिसमें हेड ऑफ द स्टेट, यानी कंट्री का जो हेड है वो इलेक्टेड है और वो हेरिडिटरी नहीं है, वो एक फैमिली को बिलोंग नहीं करता, कोई भी प्रेसिडेंट बन सकता है, मोनार्की नहीं है, किंग नहीं है, तो रिपब्लिक है. पार्लियामेंट्री रिपब्लिक का मतलब है कि यहां पे प्राइम मिनिस्टर भी होंगे, यहां पे प्रेसिडेंट भी होंगे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इज मोर पावरफुल देन दी प्रेसिडेंट. एंड फेडरल कौन है? फेडरल का मतलब है कि सेंटर और स्टेट्स के पास बराबर पावर है, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर नहीं है. द पावर्स आर ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड टू दी स्टेट्स, डिफरेंट स्टेट्स इन नेपाल. सो नेपाल हैज फेडरल पार्लियामेंट्री रिपब्लिक. एंड बाइकैमरल लेजिस्लेचर का मतलब है कि देयर आर टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट इन नेपाल. क्या नेपाल की कोई डिस्प्यूटेड टेरिटरीज है? जी हां, नेपाल की 3 डिस्प्यूटेड टेरिटरीज है और तीनों की तीनों डिस्प्यूटेड टेरिटरीज इंडिया के साथ ही हैं. पहली डिस्प्यूटेड टेरिटरी है काला पानी. जी हां, काला पानी जेल का नाम नहीं अंडमान निकोबार आइलैंड्स में. काला पानी एक ग्लेशियर का नाम है. काला पानी एक ग्लेशियर का नाम है जो इंडिया और नेपाल के बीच में है. काला पानी एक इंडिया और नेपाल के बीच में ग्लेशियर का नाम है जिसमें से रिवर निकलती है. रिवर का नाम है रिवर काली. रिवर काली. तो जी हां, जो हिंदू गॉडेस हैं काली, उन्हीं के ऊपर रिवर काली का नाम है और उन्हीं के रिवर के नाम पे ही ग्लेशियर काला पानी है जो इंडिया और नेपाल के बीच में डिस्प्यूटेड है. सिमिलरली 2 और टेरिटरीज हैं जो इंडिया और नेपाल के बीच में डिस्प्यूटेड है. एक का नाम है लिपू लेक और दूसरे का नाम है लिम्पियाधुरा. लिपू लेक और लिम्पियाधुरा, ये दोनों टेरिटरीज पिथौरागढ़, उत्तराखंड पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में लाई करती हैं और ये सिंपली सिर्फ ये डिटरमाइन करने के लिए हैं कि लिम्पियाधुरा और लिपू लेक, ये दोनों वो टेरिटरीज हैं जो इंडिया और नेपाल के बीच में ट्रांजिशन मूवमेंट के काम आती हैं. जिस कंट्री का इस मूवमेंट पर कंट्रोल होगा वो उस एरिया को इजीली और स्ट्रैटेजिकली मॉनिटर कर सकता है. तो अभी तो लिपुलेक और लिम्पियाधुरा दोनों इंडिया के ही कंट्रोल में हैं, लेकिन नेपाल शुरू से क्लेम करता आ रहा है अंडर ट्रीटी ऑफ सगौली. अंडर ट्रीटी ऑफ सगौली नेपाल शुरू से क्लेम करता आ रहा है कि ये जो दोनों टेरिटरीज है लिपुलेक और लिम्पियाधुरा, दोनों नेपाल के अंडर फॉल करनी चाहिए. एक और डिस्प्यूटेड टेरिटरी है इंडिया और नेपाल के बीच में, जिसको बोलते हैं सूस्ता. नाउ सूस्ता एक रिवर का नाम है. अगर हम सूस्ता एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है जो रिवर गंदक से बना है. तो अब अगर आप देखेंगे बिहार और नेपाल के बीच में, सो ये नेपाल इंटरनेशनल बॉर्डर है, इंडिया नेपाल इंटरनेशनल बॉर्डर है और यहां पे बिहार शुरू हो जाता है. ये बिहार है सारा, ये जितना भी हम टेरिटरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं ये सब बिहार है. तो इस बिहार और नेपाल के बीच में एक रिवर गंदक आ रही है. इस रिवर गंदक में के पास ही एक ऐसा विलेज है जिसका नाम है सूस्ता.
जो वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है। अगर मैं इसको और अच्छे से आपको मैप में दिखाऊं तो रिवर का, क्योंकि रिवर का कोर्स चेंज होता रहता है, क्योंकि रिवर का कोर्स चेंज होता रहता है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, बिकॉज ऑफ मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, क्योंकि रिवर अपना रास्ता बदलती रहती है, कहीं पे फर्टाइल लैंड है, कहीं पे रॉक्स ज्यादा हैं, तो उस हिसाब से रिवर अपना कोर्स बदल सकती है। तो किसी जमाने में सूस्ता, ये जो सूस्ता डिस्ट्रिक्ट है, ये सूस्ता डिस्ट्रिक्ट है, ये रिवर के ईस्टर्न साइड पे था। अब ये रिवर के वेस्टर्न साइड पे आ गया है, जिसकी वजह से डिस्प्यूट फिर से अराइज हो गया है। एट प्रेजेंट सूस्ता इंडियन कंट्रोल के अंडर आता है, लेकिन नेपाल क्लेम करता है क्योंकि इनिशियली रिवर का कोर्स ऐसा था और अब रिवर का कोर्स चेंज हो गया है, तो उसकी वजह से डिस्प्यूट फिर से राइज हो गया है। एज ए रिजल्ट ऑफ विच हम बोलते हैं कि इंडिया और नेपाल के बीच में 3 डिस्प्यूटेड टेरिटरीज है। पहली डिस्प्यूटेड टेरिटरी हम बोलते हैं कालापानी उत्तराखंड में, लिपू लेक और लिम्पियादुरा वो भी उत्तराखंड में, और सूस्ता जो बिहार में। कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन है नेपाल के बारे में। पहला है लुम्बिनी। लुम्बिनी नेपाल के अंदर एक ऐसी जगह है वेयर विच इज नोन फॉर द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड बुद्धा। सिमिलरली देयर इज अनदर प्लेस नोन एज चितवन नेशनल पार्क। चितवन नेशनल पार्क इज ऑल्सो अ नेशनल पार्क इन नेपाल विच इज known for having the last single horned Asiatic rhinoceros population। एशियाटिक राइनोसोरस की जो पॉपुलेशन है लास्ट में जो बची है पूरी दुनिया में और कहीं नहीं बची है, वो सिर्फ चितवन नेशनल पार्क में है। नेपाल जैसे हम सबको मालूम है सबसे वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट सबसे टॉलेस्ट माउंटेन पीक को भी नेपाल में है, जो है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, जिसकी कुछ जो हाइट है वो 8,848 मीटर्स है। इनके अलावा कुछ और टॉल पीक्स हैं, सेकंड टॉलेस्ट नहीं बट कुछ और टॉल पीक्स हैं, जैसे कंचनजंगा जो 8500 मीटर्स के आसपास है, और लोत्से जो 8500 मीटर्स के आसपास है। कुछ ऐसी माउंटेन पीक्स जो नेपाल में एग्जिस्ट करती हैं। नेपाल में एक एथनिक माइनॉरिटी भी एग्जिस्ट करती है। एथनिक माइनॉरिटीज ऑफ नेपाल मधेसीज। मधेसीज आर फाउंड ऑन बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर। इसका मतलब यह है मधेसीज आर दोज एथनिक माइनॉरिटी विच आर प्रेजेंट इन नेपाल एंड इंडिया, और उनका इंडियन विलेजेस के साथ भी ट्रेडिशनल कल्चरल लिंकेजेस हैं। तो मधेसीज दोनों नेपाल और इंडिया में पाए जाते हैं। With this information, let us now try to solve a question. The first statement says the country is practicing constitutional monarchy. अब हमें मालूम है, अभी हमने पढ़ा कि जो नेपाल है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की नहीं, वो पार्लियामेंट्री रिपब्लिक है, मोनार्की नहीं है। तो इसका मतलब पहला स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग हो जाता है। और अगर आप वन को एलिमिनेट कर दें तो आपके ये 3 ऑप्शन चले जाते हैं, तो आपके पास सिर्फ ये बचता है बी। लेकिन अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर इनकरेक्ट, हमने इनकरेक्ट पहचानना है। तो फिर से हम एलिमिनेशन टेक्निक लगाएंगे और सिर्फ बी को एलिमिनेट करेंगे। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। सेकेंड स्टेटमेंट पे आते हैं। द कंट्री शेयर्स ओपन बॉर्डर्स विद इंडिया अंडर ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप इन 1950। बिल्कुल सही बात है, इस स्टेटमेंट में कुछ गलत नहीं है कि इंडिया और नेपाल के बीच में ओपन पोरस बॉर्डर है, और कहां से आया, वो ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप से आया 1950 में। बिल्कुल सही बात है। तो अगर आप 2 सही है तो आप 2 को एलिमिनेट कर दीजिए, 2 को यहां से भी एलिमिनेट कर दीजिए और 2 को यहां से भी एलिमिनेट कर दीजिए। जो आंसर बचता है वो सिर्फ सी बचता है, 1 and 3। थर्ड स्टेटमेंट को भी चेक कर लेते हैं। द कंट्री होस्ट एथनिक माइनॉरिटीज गोरखास हु शेयर मैट्रिमोनियल रिलेशंस विद इंडियंस। गोरखास एथनिक माइनॉरिटी नहीं है, मधेसी जो है वही एथनिक माइनॉरिटीज हैं। तो इस तरीके से एलिमिनेशन मेथड यूज करके यू कैन ऑलवेज सॉल्व द क्वेश्चन। लेट अस मूव अहेड विद द नेक्स्ट प्लेस। नेक्स्ट प्लेस दैट वाज इन न्यूज वाज श्रीलंका। Sri Lanka was in news because they recently concluded the presidential elections, और newly elected president Disanke came to India as his first foreign visit, और उन्होंने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और सिक्योरिटी एडवाइजर और प्राइम मिनिस्टर सबसे उन्होंने मुलाकात करी। तो श्रीलंका के बारे में सबसे पहले हम मैप देख लेते हैं। तो श्रीलंका अगेन साउथ एशिया का एक ऐसा पार्ट है
जो इंडिया के साथ देखिए बिल्कुल तट से जुड़ा हुआ है। अगर आप सराउंडिंग एरियाज देखेंगे तो श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हर जगह वो इंडियन ओशन ही है। बट व्हाट प्रिसाइजली इन इंडियन ओशन इट इज सराउंडेड बाय इज, सो इन द नॉर्थ देयर इज नथिंग, बट इफ यू सी ऑल दिस एरिया इज नोन एज पाक स्ट्रेट, इज नोन एज पाक स्ट्रेट। स्ट्रेट क्या होता है? एक ऐसी जगह विच, एक ऐसा वाटर बॉडी, स्ट्रेट इज अ वाटर बॉडी विच सेपरेट्स टू लैंड मासेस। अब इसके अलावा अगर आप ईस्टर्न साइड देखेंगे तो कुछ नहीं है, बे ऑफ बंगाल है, जो इंडियन ओशन का पार्ट है। वैसे ही साउथ में अगर देखेंगे तो इंडियन ओशन ही है, और अगर आप वेस्ट में देखेंगे तो इंडियन ओशन का ही पार्ट लक्षद्वीप सी है। लक्षद्वीप सी नहीं है, अरेबियन सी नहीं है, लक्षद्वीप सी है नाम। तो ये आपने याद रखना है। और यहां पे हम कहते हैं गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार है। तो अगर इसको हम वर्ड्स के फॉर्म में देखें, ये तो हमने मैपिंग देखा, अगर इसी को हम लिख के देखें तो नॉर्थ में हमारे पास पाक स्ट्रेट है, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, साउथ में इंडियन ओशन है, और वेस्ट में गल्फ ऑफ मन्नार है जो लक्षद्वीप सी का पार्ट है। अब हम अगर देखें गवर्नमेंट कौन सी है, श्रीलंका हैज विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? श्रीलंका हैज सेमी प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक, यानी यहां भी रिपब्लिक है, ये भी किंग नहीं है लेकिन सेमी प्रेसिडेंशियल। सेमी प्रेसिडेंशियल का मतलब जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं, यहां पे प्राइम मिनिस्टर भी होंगे, यहां पे प्रेसिडेंट भी होंगे, लेकिन इस तरफ उल्टा हो जाएगा, प्रेसिडेंट इज मोर पावरफुल देन प्राइम मिनिस्टर। ये यहां पे यूनिटरी है, यानी मोस्ट ऑफ द पावर्स आर सेंट्रलाइज्ड विद द यूनियन गवर्नमेंट। प्रोविंसेस के पास कम से कम पावर होती है। और यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है, यानी सिंगल, एक ही वन हाउस इन द पार्लियामेंट। आर देयर एनी डिस्प्यूटेड टेरिटरीज विद श्रीलंका? एट द मोमेंट देयर आर नो डिस्प्यूटेड टेरिटरीज विद श्रीलंका। श्रीलंका के साथ कोई डिस्प्यूटेड टेरिटरीज नहीं है किसी भी कंट्री की। लेकिन एक आइलैंड आप हमेशा याद रखिए, कच्चातीवू आइलैंड। कच्चातीवू आइलैंड किसी जमाने में, बहुत पहले इंडिया में तमिलियंस, तमिलनाडु जो है वो क्लेम करते थे कि कच्चातीवू आइलैंड जो है वो तमिलनाडु का पार्ट है, लेकिन इंडिया ने ऐसा कभी नहीं ऑफिशियली बोला। ऑफिशियली इंडिया रिकॉग्नाइजेस द सॉवरेनिटी ऑफ श्रीलंका ओवर द आइलैंड, और एक 1974 में ऑफिशियली बोल दिया कि कच्चातीवू आइलैंड इंडिया का नहीं है, कच्चातीवू आइलैंड श्रीलंका का ही है। इंडिया का पार्ट कभी भी नहीं था कच्चातीवू आइलैंड, ऐसा इंडिया ने बोल दिया है। सेकेंड इज इश्यू ऑफ फिशरमैन। इश्यू ऑफ फिशरमैन का प्रॉब्लम यह है कि क्योंकि टेरिटोरियल वाटर्स पे क्लियर कट देयर इज नो बॉर्डर, therefore sometimes Indian fishermen cross over to go to Sri Lanka, sometimes Sri Lankan fishermen cross over and come to India just because of suspicion कि कोई टेररिस्ट तो नहीं आ गया या कोई स्मगलर तो नहीं आ गया, ऐसे फिशरमैन को अरेस्ट कर लिया जाता है। एज अ रिजल्ट मेनी फिशरमैन आर अरेस्टेड एंड आर स्टेइंग इन जेल्स फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट गेटिंग रिलीज्ड। So sometimes this issue comes up because there is no clear-cut boundary between the two nations. कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। श्रीलंका का पुराना नाम सीलोन था। श्रीलंका का पुराना नाम सीलोन था, श्रीलंका नहीं था। और ये भी एक एक्स ब्रिटिश कॉलोनी है विच गॉट इंडिपेंडेंस इन 1948, लगभग इंडिया के आसपास ही। कंट्री में बहुत साल तक सिविल वॉर चलता रहा, कुछ 29 ईयर्स के लिए, कुछ 26 ईयर्स के लिए, जिसमें से श्रीलंकन तमिल्स जो थे उनको ऑप्रेस किया जा रहा था। सो द ऑप्रेस्ड श्रीलंकन तमिल्स मेड एन ऑर्गेनाइजेशन, मेड अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, एंड द नेम ऑफ द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वाज LTTE, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर्स ईलम, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर्स ईलम। उन्होंने मिलकर एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाई टू रिवोल्ट अगेंस्ट द श्रीलंकन गवर्नमेंट सो दैट दे कैन गेट देयर ओन राइट्स। लेकिन वो फिर वायलेंस में हो गया और उसके बाद उनको दबाया गया। तो 1983 से लेके 2009 तक सिविल वॉर चलती रही, इन आफ्टर विच इन 2009 द लीडर ऑफ LTTE वाज किल्ड। इंडिया ने भी इस सिविल वॉर में पार्ट किया और इंडिया ने LTTE के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी। 1987 में इंडिया ने अपनी पीस कीपिंग फोर्स भेजी, जहां पे इंडिया को बहुत दर्दनाक डिफीट का सामना करना पड़ा। इंडियन फोर्सेस श्रीलंका में नहीं टिक पाई। एज ए रिजल्ट इंडिया और श्रीलंका ने एक ट्रीटी साइन करी
इंडिया और श्रीलंका ने एक ट्रीटी साइन करी और उस ट्रीटी का नाम है इंडो लंका पीस अकॉर्ड। इंडो लंका पीस अकॉर्ड, इसका मतलब यह है इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक पीस ट्रीटी साइन करी गई, एज अ रिजल्ट ऑफ विच इंडियन ट्रूप्स विल नो लॉन्गर पार्टिसिपेट इन सिविल वॉर, और वो वापस आ जाएंगे। लेकिन जो आपने समझना है वो ये समझना है, इसी अकॉर्ड के तहत 13th अमेंडमेंट एक्ट, इंडिया में नहीं श्रीलंकन कॉन्स्टिट्यूशन में 13th अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया। एंड बिकॉज ऑफ 13th अमेंडमेंट एक्ट it provided different provinces, श्रीलंका में जितने भी प्रोविंसेस हैं, श्रीलंका में जितने भी प्रोविंसेस हैं उन सब में, ये जैसे ये अगर आप देखेंगे ये नॉर्दर्न प्रोविंस है, ये ईस्टर्न प्रोविंस है, ये सेंट्रल प्रोविंस है, यहाँ त्रिकोणमली है, ये नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस है, तो ऐसे करते करते 9 प्रोविंसेस हैं। हर प्रोविंस को प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई, जिसका मतलब यह है कि पहले हमने देखा सेंट्रलाइज था, अब लोकल लेवल पे हमने गवर्नमेंट पावर्स दी है, सो दैट पीपल कैन यूज दैट पावर एंड फुलफिल देयर ओन डिमांड्स, सो दैट द सिविल वॉर कैन बी एंडेड एंड पीस कैन बी एस्टैब्लिश्ड इन दी कंट्री। तो ये किसका रिजल्ट था? ये 13th अमेंडमेंट का रिजल्ट था। और 13th अमेंडमेंट क्यों आया था? बिकॉज ऑफ इंडो लंका पीस अकॉर्ड इन 1987। One more point important for you is that there are 2 very important ports that are there in Sri Lanka. 2 important ports. एक है त्रिकोणमली जो ईस्टर्न साइड पे है, और एक है पोर्ट हम्बनटोटा जो सदर्न साइड पे है। त्रिकोणमली आपको पता होना चाहिए इंडिया डेवलप करता है, और हम्बनटोटा इज बीइंग डेवलप्ड बाय चाइना। सो चाइना का you may be remembering there is something known as strings of pearls पॉलिसी, स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल पॉलिसी, जिसमें चाइना हम्बनटोटा पोर्ट इसलिए डेवलप कर रहा है ताकि वो इंडिया को काउंटर कर सके, इंडिया को घेर सके। इंडिया चाइना को काउंटर करने के लिए श्रीलंका में ही त्रिकोणमली पोर्ट को डेवलप कर रहा है। तो इस तरीके से एक शतरंज की गेम चल रही है इंडिया और चाइना के बीच में। यह है कच्चातीवू आइलैंड। ये कच्चातीवू आइलैंड कहां पे है? ये श्रीलंका, ये देखिए श्रीलंका का ये टॉप मोस्ट पार्ट है, और ये इंडिया का रामेश्वरम, जहां पे एपीजे अब्दुल कलाम पैदा हुए थे, उन दोनों के बीच में एक कच्चातीवू आइलैंड है जो तमिलनाडु के बहुत पास है, इसलिए तमिलनाडु उनको क्लेम करता है। अगर इसी को मैं बड़े मैप पे दिखाऊं आपको, तो बड़े मैप में आप यहां देख सकते हैं कि ये वो पार्ट है और ये रामेश्वर आइलैंड है। तो इन दोनों के बीच में कच्चातीवू आइलैंड एग्जिस्ट करता है जो तमिलनाडु क्लेम करता है, लेकिन इंडिया बोलता है कि ये श्रीलंका का ही पार्ट है, इंडिया का पार्ट नहीं है। लेट्स जस्ट ट्राई टू सॉल्व अ क्वेश्चन। 2 स्टेटमेंट्स हैं, एक है असर्शन, दूसरा रीजन। असर्शन सेज इंडिया श्रीलंका पीस अकॉर्ड ऑफ 1987, इंडिया श्रीलंका पीस अकॉर्ड ऑफ 1987 रिजल्टेड इन इनैक्टमेंट ऑफ 13th अमेंडमेंट एक्ट इन श्रीलंकन कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट हमने देखी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दिस स्टेटमेंट इज राइट। The amendment provides for creation of provincial council in Sri Lanka and promotes self governance। ये भी बिल्कुल सही बात है। तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो पीस अकॉर्ड हुआ, सो 13th अमेंडमेंट आया, और 13th अमेंडमेंट जो है वो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी देता है। सो बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट एंड द रीजन करेक्टली एक्सप्लेन्स द स्टेटमेंट assertion. So I hope you are able to understand the importance of Sri Lanka and the different mapping associated with Sri Lanka. Coming to the next place that was in news was Morocco. Morocco एक अफ्रीकन नेशन है। मोरक्को एक अफ्रीकन नेशन है, और अगर आप ठीक से देखें तो अफ्रीका, नॉर्दर्न अफ्रीका में नॉर्थ वेस्टर्न पोर्शन में अफ्रीका में मोरक्को एग्जिस्ट करता है। Why was Morocco in news? Morocco was in news because Indian defense companies started their production units in Morocco. तो इंडिया और मोरक्को के बीच में डिफेंस कोऑपरेशन चल रहा है। अब इससे पहले हम आगे बढ़े, पहले मैपिंग पॉइंट ऑफ व्यू समझ लेते हैं। सो मोरक्को इज एग्जिस्टिंग इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका, जिसमें ऊपर नॉर्थ साइड से आप देख सकते हैं, स्पेन एग्जिस्ट करता है, और स्पेन और मोरक्को के बीच में लैंड मास है, स्पेन और मोरक्को के बीच में पानी है, यानी एक स्ट्रेट है, और स्ट्रेट का नाम क्या है? स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर।
स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, तो जो स्पेन और मोरक्को को सेपरेट करता है। और अगर यहां इस स्ट्रेट से आप अंदर चले जाएंगे तो आपको मेडिटेरियन सी मिल जाएगा, और स्ट्रेट से बाहर आ जाएंगे तो आपको अटलांटिक ओशन मिल जाएगा, तो नॉर्दर्न अटलांटिक ओशन है। अगर आप मोरक्को के वेस्टर्न साइड पे देखेंगे तो आपको कैनरी आइलैंड्स मिल रहे हैं। मोरक्को के ईस्टर्न साइड पे देखेंगे तो अल्जीरिया एक कंट्री है, और सदर्न साइड पे एक वेस्टर्न सहारा है। वेस्टर्न सहारा जो है वो मोरक्को का कंट्रोल है, मोरक्को ने उसको अक्वायर किया हुआ है, तो वेस्टर्न सहारा जो है फिलहाल तो मोरक्को के कंट्रोल में है। और वेस्टर्न सहारा के नीचे क्या है, वेस्टर्न सहारा के नीचे और साउथ ईस्ट में मॉरिटेनिया करके एक कंट्री है। ठीक, तो ये हमने मैपिंग पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहे हैं कि मोरक्को कहां पे एग्जिस्ट करता है, मोरक्को के आसपास और कौन कौन सी जगहें हैं। अगर आप यहां पे देखेंगे तो और अच्छे से समझ सकते हैं कि मोरक्को स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर नॉर्थ में मेडिटेरियन सी भी है, ईस्ट में अल्जीरिया है, साउथ में वेस्टर्न सहारा है, और वेस्ट में अटलांटिक ओशन है। अगर आप देख सकते हैं तो कैनरी आइलैंड्स भी हैं। तो ये इस तरीके से कुछ मैपिंग आपको याद होनी चाहिए। इसको अगर हम लिखित में देखें तो नॉर्थ में हम जैसे बताया जिब्राल्टर स्ट्रेट मेडिटेरियन सी में, वेस्ट ईस्ट में अल्जीरिया, साउथ में वेस्टर्न सहारा। जैसे मैंने बताया वेस्टर्न सहारा अगर आप मानते हैं कि वो फॉरेन स्टेट है जो अभी तक नहीं है, वो मोरक्को के कंट्रोल में ही है, तो वेस्टर्न सहारा हम काउंट नहीं कर सकते। तो साउथ में क्या है, मॉरिटेनिया है, और वेस्ट में कैनरी आइलैंड्स अटलांटिक ओशन में है। तो इस तरीके से मोरक्को जो है वो सराउंडेड है। नाउ व्हाट काइंड ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट इन मोरक्को? मोरक्को हैज यूनिटरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। Constitutional monarchy simply means that there is a king. There is a king that is there in Morocco, and constitutional parliamentary means that there is a prime minister and there is a king. So जैसे यूके में है किंग और प्राइम मिनिस्टर दोनों, वैसे ही मोरक्को में भी है। इसके अलावा यूनिटरी का मतलब है कि मोर पावर्स आर विद द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड लेस पावर्स आर विद द स्टेट गवर्नमेंट। बाइकैमरल लेजिस्लेचर का मतलब है दे आर टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। क्या मोरक्को की कोई डिस्प्यूट टेरिटरी है? अभी हमने डिस्कस किया, देयर इज वेस्टर्न सहारा करंटली ऑक्यूपाइड बाय मोरक्को इज क्लेम्ड बाय सहारवी अरब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये वहां पे अपने आप को एक कंट्री डिक्लेयर करते हैं। कंट्री का नाम क्या अपने लिए रखा उन्होंने? सहारा में सहारवी अरब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। और कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है? पोलिसेरियो फ्रंट is the name of the political party which claims that our country Sahrawi Arab Democratic Republic has been occupied by Morocco. इसके अलावा मोरक्को के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जैसे इट वाज एन एक्स फ्रेंच कॉलोनी, ब्रिटिश कॉलोनी नहीं, एक्स फ्रेंच कॉलोनी थी, एंड इट गॉट इंडिपेंडेंस इन 1956. इट इंक्लूड्स टू स्पेनिश एनक्लेव्स, सियूटा एंड मेलिलिया। तो ये दो क्या है? ये दो एनक्लेव्स हैं। किसके? स्पेन के एनक्लेव्स हैं मोरक्को के अंदर। अगर मैं आपको यहां पे दिखाऊं, ये पूरा मोरक्को है, ये पूरा मोरक्को की कंट्री है, और इस मोरक्को की कंट्री में आप देख सकते हैं सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट में यहां पे ये दो वर्ड लिखे हुए हैं। अगर आप थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो एक छोटा सा लाइन बना हुआ है जो ये बताता है कि ये एक एनक्लेव है। एनक्लेव है स्पेन की टेरिटरी मोरक्को के अंदर। तो दो नाम है, सियूटा और मेलिलिया। इसको और अच्छे से अगर जूम इन करके आप देखना चाहते हैं तो वो फोटो भी हमारे पास, जिसमें आप देख सकते हैं कि मोरक्को के नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट में सियूटा और मेलिलिया। सियूटा आप यहां देख सकते हैं, मेलिलिया आप यहां देख सकते हैं। इस तरीके से हम बोलते हैं स्पेन की टेरिटरी है। मोरक्को का यहां पे कोई कंट्रोल नहीं, ये स्पेनिश टेरिटरीज हैं। तो आपको दो नाम याद रखने, सियूटा और मेलिलिया, जो स्पेनिश एनक्लेव्स हैं। कहां पे? मोरक्को में। द कंट्री इज होम टू द फेमस एटलस माउंटेन रेंजेस। तो मोरक्को में फेमस माउंटेन रेंज, जैसे इंडिया में हिमालयाज है, यूरोप में एल्प्स है, वैसे मोरक्को में क्या है? मोरक्को में एटलस माउंटेन रेंजेस हैं। आपको मालूम है ये एटलस माउंटेन रेंजेस से ही नाम पड़ा अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन का नाम अटलांटिक कैसे पड़ा? एटलस से उन्होंने डिराइव किया। विच सेपरेट सहारा डेजर्ट फ्रॉम मेडिटेरियन सी। इस माउंटेन रेंज, एटलस माउंटेन रेंज का सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है?
इस एटलस माउंटेन रेंज का सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? तोपकल, माउंट टॉपकल। तो माउंट तोपकल कहां है? माउंट टॉपकल भी मोरक्को में है। अगर मैं आपको माउंट टॉपकल दिखाऊं तो यहां पे आप देख सकते हैं माउंट टॉपकल जो 4000 मीटर की हाइट रखता है, जो एटलस माउंटेन रेंज की सबसे हाईएस्ट पीक है और देयरफॉर मोरक्को की सबसे हाईएस्ट पीक है। इसके अलावा एक पॉइंट और है, हिस्ट्री में हम देखते हैं एक बहुत फेमस हिस्टोरिक ट्रैवलर है इब्न बतूता। इब्न बतूता ये जो इंडिया में आए थे 1300s के पीरियड में, 1300s के पीरियड में मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे वो इंडिया पहुंचे थे। ये इब्न बतूता कौन से कंट्री के थे? मोरक्को से उनका ओरिजिन है। तो अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू टू रिमेंबर इज दैट द फेमस हिस्टोरियन ट्रैवलर इब्न बतूता ओरिजिनेटेड फ्रॉम द कंट्री ऑफ मोरक्को। अब इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे लेट अस ट्राई एंड सॉल्व अ क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज द स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर इन मेडिटेरियन सी सेपरेट्स आइलैंड्स ऑफ कॉर्सिका एंड सार्डिनिया। कॉर्सिका और सार्डिनिया इटली के पास है। टूनिसिया एंड सीलिया, टूनिशिया नॉर्थ अफ्रीका में कंट्री है और सिसिली इटली का एक पार्ट है, इटली का आइलैंड है। मोरक्को और स्पेन, स्पेन एंड अल्जीरिया, स्पेन और अल्जीरिया को कोई सेपरेट नहीं करता है। तो करेक्ट आंसर इज, हम देखते हैं मोरक्को एंड स्पेन इज द करेक्ट आंसर। सो आई होप दैट वे यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस जियोग्राफिकल मैपिंग के बेसिस पे। नेक्स्ट कंट्री दैट इज इन न्यूज इज मोल्डोवा। Moldova is a country in Eastern Europe. Why was Moldova in news? Because our External Affairs Minister Jay Shankar had thanked the Moldovan country, the Moldovan government, for helping Indians for evacuating during Ukrainian crisis. जब रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा था तो मोल्डोवियन कंट्री ने, मोल्डोवियन गवर्नमेंट ने इंडियन सिटीजन्स को हेल्प करी थी यूक्रेन से बाहर निकलने के लिए और फिर वहां से इंडिया इवैक्यूएट करने के लिए। मोल्डोवा कहां एग्जिस्ट करता है? यूरोप में। तो अगर आप देखें, अगर ईस्टर्न यूरोप की बात करें, अगर ईस्टर्न यूरोप की आप यहां साउथ में देखेंगे तो ये टर्की, अगर आप यहां देख सकते हैं टर्की है, फिर आप देख सकते हैं ये बाकी ये ग्रीस है, ऐसे बहुत सारी कंट्रीज है, ये यूक्रेन है, ये रशिया है। तो यहां पे एग्जिस्ट करता है मोल्डोवा। यहां एक छोटी सी कंट्री है मोल्डोवा जो यहां दिखा रहा है, जिसके ईस्ट पे आप देख सकते हैं, यहां से अगर आप ये पूरा पोर्शन, ये पूरा नॉर्थ से लेके ईस्ट से लेके साउथ तक, ये पूरा डी जैसा बना हुआ है और इस पूरे डी, नॉर्थ, ईस्ट और साउथ तीनों जगह वो यूक्रेन से ही घिरा हुआ है। और वेस्टर्न साइड जो है वो रोमानिया से घिरा हुआ है। सो सिर्फ दो ही कंट्री हैं विच इज सराउंडिंग मोल्डोवा। वन इज यूक्रेन ऑन नॉर्थ, ईस्ट एंड साउथ एंड अनदर इज रोमानिया विच इज सराउंडिंग ऑन दी वेस्ट। पर आप देख सकते हैं देयर इज नो एंट्री टू एनी ओशन, there is no entry to any ocean, so there it is a landlocked country. that means ये एक ऐसी कंट्री है जिसका सी या ओशन में कोई ओपनिंग नहीं है, कोई एंट्री नहीं है, ये चारों तरफ से लैंड से ही घिरा हुआ है। सो नॉर्थ यूक्रेन, ईस्ट यूक्रेन, साउथ यूक्रेन एंड वेस्ट इज रोमानिया। Which type of government is existing in Moldova? Moldova shows unitary parliamentary republic. Unitary parliamentary republic जैसे भी हमने देखा, रिपब्लिक है यानी प्रेसिडेंट है, पार्लियामेंट्री यानी प्राइम मिनिस्टर भी है, और प्राइम मिनिस्टर जो है वो ज्यादा पावरफुल होंगे देन प्रेसिडेंट। यूनिटरी का मतलब है ऑल द पावर्स आर विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट के पास कोई पावर नहीं होगी। यूनिकैमरल लेजिस्लेचर का मतलब है कि एक ही हाउस ऑफ पार्लियामेंट होगा। Is there any disputed territory of Moldova? Yes, there is one disputed territory of Moldova. There is one disputed territory of Moldova and that territory is known as Transnistria. What is the name of the territory? Transnistria. Where is this Transnistria? It is at the border. It is between the border of Moldova and Ukraine. तो ईस्टर्न साइड यूक्रेन और मोल्डोवा के बीच में एक रीजन है ट्रांसनिस्ट्रिया, जो फिलहाल तो मोल्डोवा के कंट्रोल में है, बट इज क्लेम्ड बाय यूक्रेन। So it is a disputed territory between Moldova and Ukraine. मोल्डोवा के बारे में कुछ और एडिशनल फैक्ट्स देख लेते हैं। मोल्डोवा के बारे में और एडिशनल फैक्ट्स क्या है कि मोल्डोवा वाज इनिशियली पार्ट ऑफ यूएसएसआर। आपको मालूम है कोल्ड वॉर के टाइम पे, कोल्ड वॉर
के टाइम पे विच वॉज हैपनिंग इन 1945 टू 1991, देयर वॉज अ सुपर पावर नोन एज USSR, यूनाइटेड सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक। तो ये इसके अंदर देयर वर 15 डिफरेंट रिपब्लिक्स विद इन USSR, जिसमें से एक रशिया था और ऐसे 14 और अलग थे। अनदर वन वाज मोल्डोवा। सो मोल्डोवा वाज अ सोशलिस्ट रिपब्लिक विद इन USSR टिल 1991 and it became independent when USSR got disintegrated in 1991. इसके अलावा there is something known as Struve geodetic arc. Struve geodetic arc. Struve geodetic arc क्या होता है? Struve geodetic arc longitude determine करने के लिए होता है कि कहां से longitude पास कर रहा है। तो ऐसे करते करते आप देख सकते हैं ऊपर नॉर्थ में, नॉर्थ सी से लेके साउथ में ब्लैक सी तक बहुत सारे हजारों में मल्टीपल जियोडेटिक आर्क्स इस्टेब्लिश किए। जैसे ये है एक जियोडेटिक आर्क। जियोडेटिक आर्क का सिंपली मतलब होता है एक ऐसा स्टैचू जो सिर्फ लैंडमार्क की तरह एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन ये डिटरमाइन करता है एग्जैक्ट लॉन्गिट्यूड मेजरमेंट के काम आता है। तो एक स्ट्रेट लाइन है, चेन बनी हुई है मल्टीपल आर्क्स की, जो ऊपर नॉर्थ सी से स्टार्ट होती है और साउथ में ब्लैक सी तक जाती है, और इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग वेयर द longitude will be. So Moldova has this Struve geodetic arc. It is a chain of surveyed triangulation stretching from Norway to Black Sea, and it is passing through 10 countries over 2,800 kilometers, which yielded the first accurate measurement of a meridian arc. तो longitude determine करने के लिए, measure करने के लिए इनको construct किया जाता है। एक और इंफॉर्मेशन है, जैसे कि आप देख सकते हैं मैप में, that the country is having, it is a well developed network of streams and canals. So well developed network of streams and rivers. Some of the most important rivers, the name of most important rivers are Prut and Dniester. The important rivers, the name of important rivers are Dniester and Prut. Where is Dniester? You can see here. So this is the name of this is the river Prut. This river Prut, if you can understand, is at the, so it is the border. So from this lake you can see there is this river going on, and it is the complete border of, and it finally ends here. So it is the border of Moldova, the western border. There is another river Dniester, which is the longest river of this country. Dniester, the D is silent here. So this river is important for the survival, for navigation, for irrigation, for agriculture, for transportation, for the country of Moldova. Based on this information, let us try and solve a question. The question says, which among the following countries in Eastern Europe are landlocked? रोमेनिया, क्या रोमेनिया लैंडलॉक्ड है? आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रोमेनिया है, और रोमेनिया जो है वो ब्लैक सी में एंटर करता है, तो रोमेनिया इज नॉट लैंडलॉक्ड। Moldova, yes, Moldova is landlocked. Croatia, Bulgaria, all are opening. So what we say is Romania opens into Black Sea, Croatia opens into Mediterranean Sea, and Bulgaria opens into Baltic Sea. So only landlocked country that exists in Eastern Europe is Moldova. So that was a question about Moldova. The last territory that is in news was French territory Mayotte. The name of the territory is Mayotte. Mayotte एक फ्रांस की टेरिटरी है, फ्रांस की ओवरसीज टेरिटरी है। हम इसको क्या बोलते हैं? It is the overseas territory of France. Where is this overseas territory? This overseas territory is in Indian Ocean between Africa and Madagascar, between the African continent and Madagascar के बीच में यहाँ पे कहीं पे लाई करता है मेयोट। मेयोट देख सकते हैं आप, नॉर्थ वेस्टर्न साइड पे कोमोरोस आइलैंड्स हैं, और यहाँ पे ये एक टेरिटरी है मेयोट। ये फ्रांस का कंट्रोल है, ये फ्रांस की कॉलोनी नहीं है, ये फ्रांस की ही टेरिटरी है। यहाँ पे कुछ कॉलोनाइजेशन नहीं किया है, फ्रांस की ही कॉलोनी है, फ्रांस के ही लोग आके यहाँ पे रह रहे हैं। तो ऐसी को हम बोलते हैं ओवरसीज टेरिटरी।
This territory was in news because a deadly cyclone had hit this territory, causing widespread loss of life and property. तो आप देख सकते हैं नॉर्थ में इंडियन ओशन है, साउथ ईस्ट अगर आप देखेंगे तो इस मेयोट के साउथ ईस्ट में मैडागास्कर है, साउथ में मोजाम्बिक चैनल है. ये वाला जितना एरिया है, दिस वाटर बॉडी बिटवीन अफ्रीका एंड मैडागास्कर या बिटवीन मोजाम्बिक कंट्री एंड मैडागास्कर इज नोन एज मोजाम्बिक चैनल. तो साउथ में क्या है, मोजाम्बिक चैनल है और नॉर्थ वेस्ट में कोमोरोस आइलैंड्स हैं. तो इस तरीके से आप ये कुछ आइलैंड्स का नाम याद रख सकते हैं. सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट दिस आइलैंड इज दैट फ्रांस took over the control of this island in 1843 and is considered as the most poorest territory of France. फ्रांस में बहुत सारी टेरिटरीज हैं, ओवरसीज टेरिटरीज हैं, लेकिन सबसे पुअरेस्ट टेरिटरी जो है वो मेयोट मानी जाती है. इसी के बेसिस पे एक और क्वेश्चन हम करते हैं. सो देयर इज अ लिस्ट ऑफ ओवरसीज टेरिटरीज and which country they are under control of. So Comoros is an independent country. Comoros is not under the control of any country, so it is independent. Therefore, this is correctly matched. Mayotte is under France. This is also correctly matched. Cook Islands is also in Indian Ocean. Cook Islands is also in Indian Ocean and it is not under the control of Australia. It is under the control of New Zealand. It is under the control of New Zealand. So the third pair is incorrectly matched. How many of the pairs are correctly matched? Only 2. Therefore, B is the correct answer. So these were the different territories that were present in the news for the third week of December. We will bring you with another episode of Places in News for the fourth week of December. Till then, please stay in touch with us. Till then, thank you.